Good morning. My name is Ram Naresh Meena. I am Assistant Professor of Physics from Government PG College, गंगापुर सिटी। आज मैं आपको सिंपल क्यूबिक सरल घनीय संरचना के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सरल घनीय संरचना को समझने के लिए हम एक बॉल स्ट्रक्चर का यूज़ लेंगे। सपोज करो कि यहाँ पे बहुत सारी बॉलों को मैं इस प्रकार रख दूँ, स्फेयरों को, कि वो एक स्फेयर के ऊपर दूसरा, दूसरे स्फेयर के ऊपर तीसरा, इस तरीके से वो रखने के बाद मुझे एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, यदि इनको मैं देखूं, ध्यान से देखूं, तो एक बॉल के साइड में दूसरी बॉल, दूसरी के साइड में तीसरी, इनके जस्ट ऊपर मुझे दूसरी बॉल मिल रही है। तो ऐसी संरचना को हम सिंपल क्यूबिक, देखने से आपको पता नहीं लग रहा होगा कि ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बट मैं इनके सेंटरों को आपस में मिला दूँ। इस बॉल के सेंटर को इस बॉल के सेंटर से, इस बॉल का सेंटर को इस साइड वाले बॉल के सेंटर से, साइड वाले बॉल के सेंटर को नीचे वाली बॉल के सेंटर को, इस तरीके से जितनी भी बॉल हैं उनके सेंटर को मैं यदि आपस में जोड़ के देखूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलेगा। अब आप कहोगे कि हमें तो ये विश्वास नहीं होता, तो चलो जोड़ते हैं 1 बाई 1। मैंने सारे बॉल, सारे स्फीयर के सेंटर पर एक ब्लू पॉइंट डाल दिया है। उस ब्लू पॉइंट को आपस में मैंने जोड़ा तो मुझे क्यूबिक स्ट्रक्चर मिला। अब देखते हैं, यदि स्फीयरों को मैं यहाँ से हटा दूँ, यदि मैं स्फीयरों को यहाँ से हटा देता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एक स्ट्रक्चर मिलेगा। समझ में आया? इसे कहते हैं हम क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चूँकि बॉल मैंने कुछ फाइनाइट ली, लेकिन एक्चुअली रियल में ये इनफाइनाइट लेंथ का क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। तो इस इनफाइनाइट क्यूबिक स्ट्रक्चर में से मैं एक क्यूब को ले लेता हूँ। यदि एक क्यूब को रख लेता हूँ, बाकी को मैं हटा देता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके की संरचना मिलेगी। ठीक, तो इसमें जो लैटिस वेक्टर हैं, एक्स एक्सिस साइड ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनकी डिस्टेंस यदि बराबर हो, ए और ये आपस में 90 डिग्री पर हों, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्यूबिक स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, अब क्यूबिक स्ट्रक्चर तो समझ लिया। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है क्यूबिक स्ट्रक्चर में कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, समन्वय संख्या कैसे निर्धारित की जाती है किसी भी स्ट्रक्चर की। तो जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें यदि हम समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर को परिभाषित करें तो वो कुछ इस तरीके से है। समन्वय संख्या क्या होती है? क्रिस्टल जालक संरचना में किसी परमाणु के चारों तरफ स्थित निकटतम परमाणुओं की कुल संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। चूँकि इसमें बहुत सारे स्फीयर थे, मैंने कोई एक सेंटर में एक स्फीयर ब्लू कलर का ले लिया। इससे जितने भी टच हो रहे थे स्फीयर, उनको मैं रखूँ, बाकी को हटा दूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके की संरचना मिलती है। ठीक है,
आप कहोगे ये कैसे, तो मैं आपको कुछ इस तरीके की संरचना मिल रही है। देखो क्यूब के एक कोने पर मैंने ब्लू कलर की बॉल या जिसे एटम कहें, एटम रखा है। इससे जितने भी टच हो रहे थे, एक राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये फ्रंट में, ये बैक में, ये अप में, ये डाउन, इस तरीके से टोटल कितने स्फीयर इसको टच कर रहे हैं। टोटल इस ब्लू कलर की बॉल को 6 ग्रीन कलर की बॉल टच कर रही हैं। इसके यदि हम 3D में देखें तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब चूँकि 6 इसको टच कर रही हैं तो हम क्या कहेंगे कि इसकी जो समन्वय संख्या, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की समन्वय संख्या होती है वो होती है 6। 6 कैसे आई? एक बॉल को केवल 6 एटम या 6 बॉल टच कर रही हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या हो गई 6। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब हम नेक्स्ट पहुँचते हैं, लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट क्या होता है? इस बॉल से इस बॉल की दूरी, या फिर क्यूबिक स्ट्रक्चर लूँ और इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस ए को हाँ तो कंटिन्यू करते हैं। एक क्यूब ले लिया, क्यूब में हम पढ़ने जा रहे हैं कि लैटिस कांस्टेंट कितना होता है। अब लैटिस कांस्टेंट जो ये डिस्टेंस है ये भी ए है। एक्चुअली ये कितनी ए है, तो लैटिस कांस्टेंट निकालने के लिए ए का मान इन टर्म्स ऑफ रेडियस लें तो कुछ ए बराबर 2r आता है। कैसे आता है ज़रा देखो, ए का मान 2r कैसे आएगा? इस स्फीयर की त्रिज्या r है, इस स्फीयर की त्रिज्या r है, r प्लस r इजकल टू 2r, और एक्चुअली ये डिस्टेंस कितनी थी? a, तो हम कह सकते हैं a बराबर 2r। तो लैटिस कांस्टेंट a बराबर 2r। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? ए लेंथ ये है, ए लेंथ ये है, ए लेंथ ये है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ, ब्राइट एंड हाइट, तीनों को यदि मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ? तो एक का कोष्टिका का आयतन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यू बराबर 2r का क्यूब, इट मीन्स 8r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के हिस्से में कितने एटम आते हैं? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यदि मैं देखूं तो हम देखते हैं कि एक एटम का 1/8वां हिस्सा इसके हिस्से में आता है। 1/8। टोटल कितने स्फीयर थे इसके कॉर्नर पे? टोटल कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए 8 स्फीयर। एक का कितना हिस्सा आता है? 1/8, क्योंकि इसका जो स्फीयर था, एक स्फीयर ले लो थोड़ी देर के लिए, ये जो स्फीयर है इसका 1/8वां हिस्सा इसके हिस्से में आता है। कितना? 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, इस तरीके से 8 हिस्से करें तो उसका एक पार्ट इसके हिस्से में आता है। तो टोटल प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या हो गई 8 गुणा 1/8 इंटू ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये प्रति एकक कोष्ठका में परमाणु की संख्या हो गई 1। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो टोटल हो गया 1। तो वॉल्यूम निकालें, यदि इसका एटमों का वॉल्यूम, एक एटम निकल रहा है तो 1 गुणा
यदि मैं निकालूं तो एक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन निकाले, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो एक जो स्फीयर है उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और ए का रहा है तो 1 गुणा 4/3 पाई आर क्यू। यदि आर का मान इन टर्म्स ऑफ ए रखें तो 4/3 पाई a/2 का क्यू, तो π/6 a क्यू, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज इक्वल टू π/6 a क्यू। अब यदि हम पैकिंग फैक्टर देखें, पैकिंग फैक्टर की जो परिभाषाएं होती हैं वो क्या है, संकुलन गुणांक पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। हमने अभी निकाला एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन π/6 a क्यू, और एकक कोष्ठिका का आयतन a क्यू। a क्यू से a क्यू कैंसिल आउट, तो π/6 मान है, जिसका यदि हम मान निकालें 3.16 में से यदि 6 का भाग दें, 3.14 में 6 का भाग दें तो ये आता है 0.52। इट मीन्स 52% इसका पैकिंग फैक्टर हो गया, संकुलन गुणांक। अब तक तो हम यूनिट सेल पढ़ते आ रहे हैं, अब हम निकालते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। चूँकि सिंपल क्यूबिक का जो यूनिट सेल होता है वो भी सिंपल क्यूबिक ही होता है, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है सिंपल क्यूबिक का वो भी सिंपल क्यूबिक होता है। तो देखने से आपको बिल्कुल डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, तो सिंपल क्यूबिक का प्रिमिटिव यूनिट सेल भी सिंपल क्यूबिक ही है। अब हम समझते हैं फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल। इस जो सेल है उसका फंडामेंटल वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये भी हम निकालते हैं। तो x डायरेक्शन में एक वेक्टर, y डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर, जिसे b कहेंगे, यहाँ c वेक्टर, यहाँ a वेक्टर। तो a वेक्टर इक्वल टू इसकी लेंथ कितनी है, a लेंथ का है, डायरेक्शन हो गई x डायरेक्शन, तो इसे कहेंगे i कैप। तो a वेक्टर इक्वल टू a i कैप, ऐसे b वेक्टर इक्वल टू a j कैप, c वेक्टर इक्वल टू a कैप, a k कैप। तो इस प्रकार टोटल फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव सेल का ये होगा। तो इसे यदि हम इस क्यूब को यहाँ से रिप्लेस कर दे तो जो वेक्टर हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, a वेक्टर बराबर a i, b वेक्टर बराबर a j एंड c वेक्टर बराबर a k। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का फंडामेंटल वेक्टर भी हमारे समझ में आ गया। अब यदि हम वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो एक्चुअली किसी भी प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। तो a का मान, a वेक्टर का मान रखा a i कैप, b वेक्टर का मान रखा a j कैप एंड c वेक्टर का मान रखा a k कैप। तो a 3 बार है तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यू i कैप डॉट j क्रॉस k। यदि इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म से भी कैलकुलेट करें या सिंपल भी, क्योंकि j क्रॉस k इक्वल टू i और i डॉट i इक्वल टू 1, इट मीन्स अभाज्य कोष्ठिका प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा वो a क्यू होगा। मैंने आज आपको कुछ चीज़ें समझाई। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का 6 आता है। लैटिस कांस्टेंट आता है a बराबर 2r। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लैटिस कांस्टेंट a बराबर 2r। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यू बराबर 2r क्यू। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8 इज इक्वल टू 1। वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो एक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन आता है π/6 a क्यू। पैकिंग फैक्टर आता है 52%। प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक का प्रिमिटिव यूनिट सेल भी प्रिमिटिव है। और इसके फंडामेंटल वेक्टर बता दिए। फंडामेंटल के बाद हमने वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल जो कि कैलकुलेट करने पर a क्यू आता है। थैंक यू।